नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम गद्य की गौण विधाएं या प्रकीर्ण विधाएं जैसे जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्ताज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, गद्य काव्य व व्यंग का संक्षिप्त परिचय, इनके प्रमुख रचनाकार व रचनाएं एवं अंतर आदि का अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आत्मकथा अपने जीवन की घटनाओं का स्वयं लिखा हुआ विवरण आत्मकथा कहलाती है। आत्मकथा में पूरी ईमानदारी के साथ आत्मचित्रण करना होता है, जो कि कठिन कार्य है। इसकी एकमात्र कसौटी है कि मैं अपने को कितनी निर्ममता से छील सकता हूँ। यही कारण है कि चरित्रवान तथा शुद्ध निर्मल हृदय के मानव ही आत्मचरित लिखते हैं। आत्मकथा अर्थात स्वयं की घटनाओं के बारे में लिखना। और आत्मकथा अच्छे चरित्र के लोग लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मकथा में ईमानदारी जरूरी है और अपनी कमियों को भी बताना पड़ता है। इसलिए जिनका चरित्र अच्छा है वह लोग ही आत्मकथा लिखने की हिम्मत कर सकते हैं। आत्मकथा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती लिखकर आत्मकथा लेखन की पहल की। दूसरा, श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्म कहानी इस क्षेत्र की संभवतः पहली पुस्तकाकार कृति है। अर्थात श्याम सुंदर दास की रचना मेरी आत्म कहानी पहली पुस्तक के आकार की कृति है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। कुछ प्रमुख आत्मकथा व उनके लेखक। पहले लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। दूसरे लेखक वियोगी हरि। इनकी आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। तीसरे लेखक बाबू गुलाब राय। इनकी आत्मकथा है मेरी असफलताएं। चौथे लेखक महात्मा गांधी। इनकी आत्मकथा है सत्य के प्रयोग। अगले लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। इनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। छठवें आत्मकथा लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनकी आत्मकथा है अपनी खबर। अगली विधा है जीवनी। जीवनी किसी महापुरुष की लिखी जाती है। जीवनी में लेखक किसी विशेष व्यक्ति का जीवन चरित्र प्रस्तुत करता है। इसमें प्रायः उस व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाएं होती हैं। इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके कृतित्व और उसकी उपलब्धियों का वर्णन होता है। अर्थात जीवनी किसी महापुरुष के ऊपर लिखते हैं, जिसमें उस महापुरुष के जन्म से मृत्यु तक की घटनाएं होती हैं। उसका व्यक्तित्व, उसका स्वभाव, उसका कृतित्व, उसके कर्म और उसने जीवन में क्या उपलब्धियां हासिल की, इन सब का वर्णन होता है। प्रमुख जीवनी व उनके लेखक। पहले लेखक हैं सुनील नायर। इनकी जीवनी है बापू के कारावास की कहानी। यह महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई जीवनी है। अगले जीवनी लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इनकी जीवनी का नाम है आवारा मसीहा। यह शरद चंद्र चटर्जी पर आधारित जीवनी है। अगले लेखक हैं अमृत राय। इनकी जीवनी है कमल का सिपाही। यह प्रेमचंद्र पर आधारित जीवनी है। आपको मालूम होना चाहिए अमृत राय प्रेमचंद्र के बेटे हैं और इन्होंने अपने पिता प्रेमचंद के ऊपर यह जीवनी लिखी है कमल का सिपाही। अगले जीवनी लेखक हैं रामविलास शर्मा। इनकी जीवनी का नाम है
निराला की साहित्य साधना, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर लिखी गई जीवनी है। अगले लेखक हैं शांति जोशी, इनकी जीवनी है पंत की जीवनी, यह सुमित्रा नंदन पंत के ऊपर लिखी गई जीवनी है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। पहला अंतर, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, जबकि आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है, क्योंकि जब हम अपने ऊपर लिख रहे हैं तो उसमें कुछ हम कल्पना भी कर सकते हैं। जीवनी में लेखक तटस्थ होता है, अर्थात जो वह महापुरुष के जीवन में देखता है, उनकी उपलब्धियों को, उनके व्यक्तित्व को जो वो महसूस करता है, वैसा ही वह लिखता है। आत्मकथा में लेखक की व्यक्तित्वता झलकती है, अर्थात आत्मकथा लेखक जब आत्मकथा लिखता है तो उसमें उसका स्वभाव झलकता है। अगला, जीवनी प्रेरणादायक होती है, आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं है। पांचवें अंतर में आप किसी एक जीवनी का उदाहरण और किसी एक आत्मकथा का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे आप महात्मा गांधी की जीवनी का उदाहरण दे सकते हैं, जो सुनील नायर ने लिखी है, बापू के कारावास की कहानी, और इसमें आप महात्मा गांधी की आत्मकथा का उदाहरण दे सकते हैं, सत्य के प्रयोग। अगली विधा है रेखा चित्र। रेखा चित्र अंग्रेजी का स्केच शब्द है, जिसका अर्थ है शब्द चित्र। जब हम किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु का शब्दों के माध्यम से ऐसा कलात्मक वर्णन करते हैं कि आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु का ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि उसको पढ़कर हमें ऐसा लगे कि सामने हमारे वह सब कुछ हो रहा है, तो उसे ही हम रेखा चित्र कहेंगे। रेखा चित्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, रामवृक्ष बेनीपुरी ने शब्द चित्र अर्थात स्केच को रेखा चित्र कहा है। दूसरा, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का पहला रेखा चित्र सन 1912 में मर्यादा में औरंगजेब शीर्षक से प्रकाशित हुआ, इसलिए इनको इस विधा का भीष्म पितामह कहा जाता है। प्रमुख रेखा चित्र व उनके लेखक। पहले रेखा चित्र लेखक हैं श्री राम शर्मा, इनके रेखा चित्र का नाम है बोलती प्रतिमाएं, जो 1930 में लिखा था। अगली महादेवी वर्मा हैं, इनके रेखा चित्र हैं स्मृति की रेखाएं, भक्तिन, गौरा, अतीत के चलचित्र। अगले लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, इनके रेखा चित्र हैं बाल गोविंद भगत, सरजू भैया, माटी की मूर्तें, मील के पत्थर, रेखाएं बोल उठी। अगले लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, इनके रेखा चित्र हैं रेखा चित्र, पुरानी स्मृतियां। अगले लेखक हैं आचार्य विनय मोहन शर्मा, इनके रेखा चित्र हैं रेखाएं और रंग। अगली विधा है संस्मरण। संस्मरण का शाब्दिक अर्थ है सम्यक स्मरण। सम्यक का अर्थ है पूर्ण रूपेण, अर्थात पूरी तरीके से किसी का स्मरण सम्यक स्मरण है। अतः किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य, वस्तु आदि का स्मृति के आधार पर यानी याददाश्त के आधार पर मार्मिक वर्णन, हृदय स्पर्शी वर्णन ही संस्मरण कहलाता है। इसकी परिभाषा, जब लेखक स्वानुभूति एवं स्मृति के आधार पर किसी घटना,
व्यक्ति विशेष का चित्रण करता है तो वह रचना संस्मरण कहलाती है। संस्मरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है। स्मृति अर्थात याददाश्त। दूसरा, संस्मरण विधा में काल्पनिकता का अत्यधिक प्रभाव देखने मिलता है, अर्थात इसमें कल्पना का प्रयोग ज्यादा करते हैं लेखक। तीसरा, हिंदी का प्रथम संस्मरण लेखक पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। उन्होंने अकबर इलाहाबादी तथा कविरत्न सत्यनारायण पर संस्मरण प्रस्तुत किए हैं। प्रमुख संस्मरण व उनके लेखक। पहली संस्मरण लेखिका हैं शिवरानी देवी। इनका संस्मरण है प्रेमचंद घर में। दूसरे, बलराज साहनी। इनका संस्मरण है यादों के झरोखे। तीसरे, उपेंद्र नाथ अस्क। इनका संस्मरण है मंटो मेरा दुश्मन। अगली लेखिका महादेवी वर्मा। इनका संस्मरण पथ के साथी। अगले लेखक अमृतलाल नागर। इनका संस्मरण है जिनके साथ जिया। अगले लेखक सेठ गोविंद दास। इनका संस्मरण है स्मृति कण। अगले लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका संस्मरण है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। रेखा चित्र व संस्मरण में अंतर। पहला अंतर, रेखा चित्र सामान्य से सामान्य व्यक्ति का हो सकता है। संस्मरण किसी विशेष व्यक्ति का ही होता है। रेखा चित्र विषय प्रधान होता है, संस्मरण विषयी प्रधान होता है। अर्थात रेखा चित्र में मुख्य होता है विषय जिसके ऊपर हम रेखा चित्र लिख रहे हैं, जबकि संस्मरण में प्रधान होता है रेखा चित्र लिखने वाला व्यक्ति, क्योंकि यह उसकी स्मृति के आधार पर ही लिखा जाता है। अगला अंतर, रेखा चित्र काल्पनिक भी हो सकता है, जबकि संस्मरण यथार्थ प्रधान या वास्तविक होता है। रेखा चित्र के विषय विविध हो सकते हैं, जैसे व्यक्ति, घटना, कोई वस्तु आदि। संस्मरण का विषय कोई विशेष व्यक्ति या विशेष घटना ही होती है। इसके अलावा पांचवें अंतर में हम एक रेखा चित्र का उदाहरण और एक संस्मरण का उदाहरण भी लिख सकते हैं। अगली विधा है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज फ्रांसीसी या फ्रेंच शब्द है। अंग्रेजी शब्द के रिपोर्ट से इसका निकट संबंध है, जिसका अभिप्राय अर्थात रिपोर्ताज का अभिप्राय है किसी विषय का यथातथ्य विवरण। रिपोर्ट समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है। आंखों देखी घटनाओं पर ही रिपोर्ताज लिखा जाता है। रिपोर्ताज लेखक को पत्रकार तथा कलाकार दोनों की ही जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। अर्थात जब रिपोर्ट कलात्मक तरीके से लिखी जाए तो उसे हम रिपोर्ताज कहते हैं। इसकी परिभाषा, हाल ही में घटी घटना तथा लेखक के द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई घटनाओं का अंतरंग अनुभव के साथ किया गया वर्णन रिपोर्ताज है। रिपोर्ताज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, हिंदी में रिपोर्ताज विधा का प्रारंभ करने का श्रेय हंस पत्रिका को जाता है। दूसरा, वास्तव में रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्ताज कहते हैं। प्रमुख रिपोर्ताज लेखक व उनके रिपोर्ताज। पहला, अकाल पर रांगे राघव का तूफानों के बीच रिपोर्ताज बहुत चर्चित है। फणेश्वर नाथ रेणु के बिहार की बाढ़ पर दिनमान में लिखे रिपोर्ताज बहुत मर्मस्पर्शी हैं। धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा, निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी,
चपला देवी का नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। यह रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप है जो कि संवाद शैली में लिखा गया है। अगली विधा है यात्रा वृत्तांत या यात्रा व्रत। यात्रा व्रत संस्मरण और रेखा चित्र से मिलती जुलती विधा है। इसमें लेखक किसी यात्रा का रोचक वर्णन करता है। इसके लिए यात्रा स्थल की महत्वपूर्ण जानकारी लेखक को होना चाहिए। सौंदर्य बोध कराना व कौतूहल जगाए रखना इसकी खूबियां हैं। देशकाल के विषय में पाठक की जानकारी बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यात्रा वृत्तांत की परिभाषा किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव वर्णन यात्रा वृत्तांत विधा में किया जाता है। कहीं हम घूमने गए हैं और उसका हम वर्णन कर रहे हैं और उसको पढ़कर सामने वाले को जानकारी मिल रही है और उसके मन में उस जगह घूमने जाने की इच्छा पैदा हो रही है। वर्णन पढ़ते समय उस यात्रा के चित्र उस व्यक्ति के दिमाग में घूमने लगे हैं, तो ऐसी विधा, ऐसी रचना यात्रा वृत्तांत कहलाती है। यात्रा वृत्तांत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं हरिद्वार, बैजनाथ आदि के यात्रा वृत्त लिखकर इस विधा की शुरुआत की थी। दूसरा, देवेंद्र सत्यार्थी लिखित चांद सूरज के बीरन पहली पुस्तकाकार कृति मानी जा सकती है, अर्थात पुस्तक के आकार की रचना है चांद सूरज के बीरन। तीसरा, राहुल सांकृत्यायन यात्रा वृत्तांत में सबसे महत्वपूर्ण लेखक हैं। उनके यात्रा वृत्तांत बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रमुख यात्रा वृत्त और उनके लेखक। पहला, राहुल सांकृत्यायन। इनके यात्रा वृत्त हैं मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। अगले, बालकृष्ण भट्ट। इनका यात्रा वृत्त है कत्की का नहान। अगले, राम वृक्ष बैनीपुरी। इनका यात्रा वृत्त है पैरों में पंख बांधकर। अगले लेखक हैं अज्ञेय। इनका यात्रा वृत्त है अरे यायावर रहेगा याद। अगली विधा है डायरी लेखन। स्वयं के दैनिक जीवन प्रसंगों को नियमित रूप से लिखना डायरी लेखन है। अर्थात यदि हम अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को नियमित रूप से डायरी में लिखते हैं तो वह डायरी लेखन कहलाता है। अगली विधा है गद्य काव्य। गद्य काव्य गद्य और पद्य के बीच की रचना होती है। गद्य काव्य कवितापूर्ण गद्य रचना होती है जिसमें गहन भावानुभूति होती है। अर्थात गद्य काव्य गद्य होता है लेकिन एक कविता की तरह जिसमें गहरी भावनाएं होती हैं। प्रमुख गद्य काव्य व उनके लेखक। राय कृष्णदास। इनका गद्य काव्य है साधना संग्रह और सपना। गद्य काव्य लेखन में प्रथम नाम अर्थात राय कृष्णदास गद्य काव्य लेखन में सबसे पहले स्थान पर हैं। अगले, वियोगी हरि। इनके गद्य काव्य हैं विश्वधर्म, भावना, प्रार्थना, श्रद्धाकण। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है व्यंग। व्यंग हिंदी साहित्य में पहले से हैं। हरिशंकर परसाई प्रमुख व्यंग्यकार हैं। गद्य साहित्य के रूप में व्यंग को पृथक विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय इनको ही जाता है। हिंदी में व्यंग पहले से हैं लेकिन गद्य की एक विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय हरिशंकर परसाई को जाता है। यह व्यंग हर तरह की कुरीतियों, विसंगतियों, भ्रष्टाचार, शोषण अथवा गिरती नैतिकता पर किया जाता है।
जिससे पाठक के मन में इनके प्रति आक्रोश व जुगुप्सा का भाव पैदा होता है। अर्थात पाठक को गुस्सा भी आता है और इन कुरीतियों, विसंगतियों, भ्रष्टाचार के प्रति उसके मन में घृणा का भाव भी पैदा होता है। जय हिंद।